हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूपी बोर्ड समाधान चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम की। 15 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों के। तो ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिकल मॉडल पेपर पर है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल मॉडल पेपर है वो कम्प्लीटली सॉल्व किया हुआ है, तो आप आराम से इसको अपनी कॉपी पर भी उतार सकते हैं सीक्वेंस वाइज। इसमें हमने केवल एक्सटर्नल एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछते हैं और आपसे सॉल्व कराते हैं उनको इंक्लूड किया है। पार्ट 2 वीडियो में हम इंटरनल एग्जामिनर जो क्वेश्चंस देते हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम में अंक किस तरीके से डिवाइड होते हैं। देखिए, आप टोटल जो है ये 30 मार्क्स का पेपर होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का, और इसमें 2 सेक्शन होते हैं, बाह्य एग्जामिनर सेक्शन और आंतरिक एग्जामिनर सेक्शन। बाह्य परीक्षक आपके यहाँ एग्जाम लेने आते हैं, आपको एक पर्टिकुलर डेट मिलेगी, उस पर एग्जाम होगा। और आंतरिक परीक्षक जो है वो स्वयं डेट निर्धारित करते हैं अपने एग्जाम की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बाह्य परीक्षक आते हैं वो किस किस तरीके के और कितने प्रश्न आपसे पूछते हैं और वो प्रश्न कितने अंक के होते हैं। बाह्य परीक्षक आपको स्लाइड निर्माण के लिए कहेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। स्पॉटिंग के लिए कहेंगे, वो 6 नंबर का होगा आपका। और इसके अलावा सत्रीय कार्य संकलन एवं मौखिकी आपकी चेक की जाएगी, वो 4 नंबर की होगी टोटल। तो इस तरीके से जो बाह्य परीक्षक होते हैं उनके पास में 15 नंबर के मार्क्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि आंतरिक परीक्षक के पास में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए और कितने कितने नंबर के होते हैं। तो एक दीर्घ प्रयोग पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9 में से कोई हो सकता है, ये 5 नंबर का है। इसी तरीके से एक लघु प्रयोग पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हो सकते हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा मौखिकी का, साथ ही साथ आपका प्रोजेक्ट कार्य जो है वो देखा जाएगा। तो ये टोटल जो है 6 मार्क्स का है। इस तरीके से इंटरनल एग्जामिनर भी 15 मार्क्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। हम यहाँ पर बाह्य परीक्षक को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी सिर्फ बाह्य परीक्षक के लिए हम यहाँ डिटेल दे रहे हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन लेंगे। तो आप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ये टोटल आपके 3 क्वेश्चंस हैं, ये वाला और ये वाला। ये क्वेश्चंस हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके सॉल्यूशन भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि स्लाइड निर्माण से होगा, और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अस्थायी स्लाइड निर्माण कर गुड़हल के पुष्प के परागकणों के अंकुरण का अध्ययन करना। आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वो एग्जामिनर जो आएंगे वो ये क्वेश्चन आपको लिखेंगे नहीं, बल्कि आपको एक मटेरियल देंगे और उस मटेरियल के रूप में आपको कोई फ्लावर मिलेगा जिसमें आपको परागकण के अंकुरण का अध्ययन करना है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के रूप में गुड़हल के पुष्प को लिया है। तो जब आपको पुष्प मिल जाए तो उसके बाद में यहाँ पर आपका एक उद्देश्य क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ गुड़हल के पुष्प के एग्जाम्पल को लेके बनाया है, हो सकता है आपके पास सरसों का पुष्प हो या फिर कोई और पुष्प हो, लेकिन उद्देश्य यही रहेगा, गुड़हल के पुष्प के परागकणों के अंकुरण का अस्थायी स्लाइड निर्माण कर अध्ययन करना। उसके बाद में इसी के आधार पर आप आवश्यक सामग्री लिख देंगे। तो आवश्यक सामग्री में जैसे कि अब आपको मालूम है कि हमको एक गुड़हल का पुष्प चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, सुक्रोज सॉल्यूशन चाहिए, इसी तरीके से बोरिक अम्ल, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, बीकर इत्यादि की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये आपकी आवश्यक सामग्री में लिख जाएगा। उसके बाद में हम सबसे पहले प्रोसीजर देख लेते हैं, विधि देख लेते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। जो सबसे पहले हम अंकुरण के लिए एक पोषक विलयन यानी न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन बनाएंगे। इस न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम बोरिक अम्ल, 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 20 मिलीग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डालकर अच्छे से घोल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक पोषक विलयन तैयार हो जाएगा। अब क्या करते हैं, गुड़हल का एक ताज़ा परिपक्व फूल लेकर ब्रुश की सहायता से पुंकेसरों के परागकणों को स्लाइड पर जो पोषक विलयन है, पोषक विलयन की जो बूंद है उसके ऊपर झाड़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम क्या करना है। 5 मिनट पश्चात इसे सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले निम्न आवर्धन में और उसके बाद में उच्च आवर्धन में देखना है। हर 10 मिनट बाद आप इसको बार बार अवलोकित करते रहेंगे और प्रत्येक अवलोकन के पश्चात पराग नलिका की लंबाई में क्या परिवर्तन आता है वो आप चेक करते रहेंगे। निरीक्षण में दोस्तों
स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए। तो अनेक हमको परागकण अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। परागकण कैसे दिखेंगे? गोल दिखेंगे, अंडाकार हो सकते हैं और 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास वाले हो सकते हैं। प्रत्येक परागकण 2 आवरणों से ढका रहता है। बाह्य आवरण कठोर और खुरदरा होता है, इसको बायचोल इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं। और बायचोल आवरण में कुछ स्थानों पर आपको छोटे छोटे रंध्र या द्वारक देखने को मिलेंगे, जिनको जनन छिद्र या जर्म पोर्स कहते हैं। पराग कणों के अंकुरण के समय इन जनन छिद्रों द्वारा ही पराग नलिकाएं बाहर निकलती हैं। बायचोल के नीचे एक पतली तथा सतत परत भी देखने को मिलती है, जिसको हम अंतःचोल या फिर इंटाइन के नाम से जानते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण वर्तिकाग्र द्वारा साबित तरल पदार्थों को अवशोषित करके फूल जाते हैं, यानी उनका अंकुरण शुरू हो जाता है। अंकुरण के समय परागकणों के बाह्यचोल में उपस्थित विभिन्न जनन छिद्रों में से किसी एक से अंतःचोल एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है। इस नलिका को ही अब पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। परागकण का केंद्रक विभाजित होकर एक वर्धी केंद्रक यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक जनन केंद्रक यानी जनरेटिव न्यूक्लियस बनाता है। वर्धी केंद्रक अब पराग नली में आ जाता है और अब इस समय इसको हम नलिका केंद्रक यानी ट्यूब न्यूक्लियस के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। पराग नलिका के बनने के साथ साथ ये जो जनन केंद्रक है, ये सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। ये दोनों नर युग्मक वृद्धि करती हुई पराग नलिका में आ जाते हैं। इस प्रकार एक पराग नलिका में सबसे पहले वर्धी केंद्रक तथा उसके पीछे 2 जनन केंद्रक होते हैं। नीचे 2 डायग्राम दिए हैं दोस्तों। पहला वाला जो डायग्राम है वो वैसा वाला डायग्राम है जो हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, और दूसरा वाला जो है वो ड्राइंग डायग्राम है। तो इस वाले डायग्राम में आप ये जो स्पर्म देख रहे हैं, एक्चुअली यही मेल गैमीट्स हैं, और ये आप पतली पतली जो ट्यूब देख रहे हैं ये पराग नलिका है। और कुछ पोलन ग्रेन नॉर्मल भी दिखाए हैं जिनमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है। राइट साइड में दोस्तों इसी का डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसे कॉपी पर बनाना है। अगला पॉइंट देखते हैं। पराग नलिका वृद्धि करते हुए वर्तिकल में से होती हुई अंत में भ्रूणकोश में पहुंच जाती है और वहां जाकर ये फट जाती है, जिसके कारण दोनों मेल गैमीट्स भ्रूणकोश में आकर के स्वतंत्र हो जाते हैं और आगे जाकर के ये निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में हमको कुछ सावधानियां भी रखनी है। जैसे नंबर 1, सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। उसके लेंस जो है आपको सावधानी पूर्वक यूज करने हैं। इसके साथ ही साथ आपको स्लाइड को हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं तो आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो स्पॉटिंग सेक्शन से है। ये 6 नंबर का है और इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जंतु स्पॉटिंग और वनस्पति स्पॉटिंग। 3 नंबर का जंतु स्पॉटिंग होता है और 3 ही नंबर का वनस्पति स्पॉटिंग होता है। ये जंतु स्पॉटिंग जो है वो 1-1 नंबर का होता है। इसको 3 क्वेश्चंस में डिवाइड किया जाता है। हमने तीनों क्वेश्चंस को यहाँ एग्जांपल्स के रूप में लिया है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थायी स्लाइड की सहायता से स्तनधारी के ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना। दूसरा स्पार्ट देखते हैं। स्पार्ट नंबर 2, एक रोग कारक जंतु द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षणों पर टिप्पणी। यह उदाहरण हमने लिया है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का। और इसी प्रकार तीसरा स्पॉट जो कि मरुदबित परिस्थितियों में पाए जाने वाले एक जंतु के आकार के अनुकूलन पर है। यह एग्जाम्पल के रूप में हमने ऊंट का एग्जाम्पल लिया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्पॉटिंग में कोई प्रश्न नहीं दिया जाता है, केवल ये सारी चीजें आपके सामने रखी हुई होंगी और आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें, सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। जैसे हमने स्पॉट नंबर 1 लिया है यहाँ पर कि स्तनधारी के ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन। नहीं, ये आपको हेडिंग डाल के लिखना है। आपको जो शुरुआत करनी है वो आप डालेंगे स्पॉटिंग नंबर 1 और उसके बाद तुरंत हेडिंग पर जाएगी निरीक्षण, इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन, और इसमें आप लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी में दिखाई गई स्लाइड स्तनधारी के ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट है। ये आपने आइडेंटिफिकेशन कर दिया स्पॉट नंबर 1 का। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये ऊपर जो मैंने दिया है इस क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना है, ये केवल आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर। निरीक्षण के बाद में आप पहचान के लक्षण भी लिखेंगे कि कैसे आपने ये जाना कि ये स्तनधारी के ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट है।
तो इसके पहचान के लक्षण में हम सबसे पहला देख लेते हैं। युग्मनज से प्रारंभ में गोलाकार ठोस संरचना का निर्माण होता है जिसे मरूला कहते हैं, और मरूला से अनेक क्लीवेज विभाजनों द्वारा ब्लास्टुला का निर्माण होता है। तो ये जो ब्लास्टुला बनती है वो मरूला स्टेज के बाद बनती है। अनुप्रस्थ काट में ब्लास्टुला प्राय 70 से 100 कोशिकाओं की बनी संरचना जैसी दिखाई देती है। एक्चुअली ये बॉल की तरह से दिखती है दोस्तों। ब्लास्टुला में एक तरल पदार्थ से भरी हुई गुहा देखने को मिलती है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। इसी ब्लास्टोसील के आइडेंटिफिकेशन से हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो स्टेज है स्तनधारी की वो ब्लास्टुला स्टेज है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इस अवस्था पर ब्लास्टुला के अंदर की कोशिकाएं दो अलग अलग समूहों में व्यवस्थित रहती हैं। बाहरी एक कोश की मोटी कोशिका परत स्तर को हम ट्रोपोब्लास्ट या ट्रोफैक्टोडर्म के नाम से जानते हैं, जबकि अनेक कोशिकाओं के गुच्छ को, जो कि भीतर की साइड में मिलता है, आंतरिक कोशिका गुच्छ यानी इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आगे चल के प्लासेंटा का निर्माण करता है और बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जबकि आंतरिक कोशिकाओं के समूह को एम्ब्रियोब्लास्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो इनर सेल मास को हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कह सकते हैं। इससे आगे चल के भ्रूण का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 2, जो कि हमने लिया है एक रोग कारक जंतु जो रोग उत्पन्न करता है। हमें उसके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षणों के बारे में बताना है। हमने यह एग्जाम्पल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का लिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको लिखना नहीं है, आपको हेडिंग डालना है स्पॉटिंग नंबर 2 या स्पॉट नंबर 2, और उसके बाद में सबसे पहले आप डालेंगे निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये है क्या चीज। स्पॉट नंबर 2 में सूक्ष्मदर्शी में दिखाई गई स्लाइड में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी प्रोटोजोआ के जीवन चक्र की ट्रोफोजोइट तथा शिष्ट अवस्थाएं दिखाई गई हैं। अगली हम क्या हेडिंग डालेंगे, पहचान के लक्षण की। हमने कैसे पहचाना कि ये एंट अमीबा ही है। तो सबसे पहले हम एंट अमीबा के कुछ लक्षण लिख देते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक अवायवी परजीवी प्रोटोजोआ है जो मुख्य रूप से मनुष्य एवं अन्य प्राइमेट्स की लार्ज इंटेस्टाइन को मेनली इन्फेक्ट करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है एक मोनोजेनेटिक एनिमल है, अर्थात इसका जो जीवन चक्र है वो एक ही पोषद में पूर्ण हो जाता है, और पोषद के रूप में यहाँ पर कौन रहता है, मनुष्य रहता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। एंट अमीबा के वयस्क रूप को ट्रोफोजोइट या मैग्ना कहते हैं। राइट हैंड साइड पर आप साइड बाई साइड इमेज को भी ऑब्जर्व करते रहिएगा। ट्रोफोजोइट एक कोश की 10 से 30 माइक्रोन व्यास के होते हैं। इसके शरीर पर एक कुंड तथा मोटा पादाव यानी सूडोपोडिया पाया जाता है, जिसकी मदद से ये गमन भी कर सकता है। जीव द्रव्य बाह्य एक्टोप्लाज्म और आंतरिक एंडोप्लाज्म में बटा होता है। एंडोप्लाज्म भाग में एक केंद्रक देखने को मिलेगा और कई सारी फूड वैक्यूल्स यानी खाद्य धानियां देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट, ट्रोफोजोइट आंतों के श्लेष्म पर आक्रमण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घाव और फोड़े बन जाते हैं, जिनसे रक्तस्राव होता है और पेचिश रोग हो जाता है। यही जो है इस पैथोजन के द्वारा उत्पन्न होने वाला मेन रोग है, आपको इसे हाईलाइट करना है। ट्रोफोजोइट तेजी से बाइनरी विभाजन करता है दोस्तों, और इसके द्वारा ये अपनी संख्या बढ़ाता है। बाइनरी विभाजन के द्वारा छोटी छोटी लघु अमीबा या प्रीसिस्टिक फॉर्म का निर्माण होता है। अब लघु अमीबा या प्रीसिस्टिक फॉर्म परिकोष्ठन की क्रिया से गुजरते हैं। परिकोष्ठन में क्या होता है, इनके ऊपर एक मोटी बाल का निर्माण होता है जो इनको विपरीत परिस्थितियों से बचाती है। अगला पॉइंट, प्रत्येक लघु अमीबी या प्रीसिस्टिक फॉर्म का केंद्रक 4 भागों में बढ़ जाता है। अब लघु अमीबी अपने चारों ओर एक पतली गोल प्रतिरोधी रंगहीन तथा पारदर्शी पुटी दीवार, जिसको शिष्ट बाल कहते हैं, उसका श्रावण करता है। एंट अमीबा की इसी अवस्था को हम पुटी अवस्था के रूप में जानते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेज थी, एक पुटी अवस्था हो गई और दूसरी ट्रोफोजोइट। एंट अमीबा की पुटी अवस्था एक संक्रामक अवस्था है, इसको हाईलाइट करेंगे आप। पुटी अवस्था संक्रमित मनुष्य के मल के साथ बॉडी से बाहर निकल जाती है, और जब ये किसी भोजन को दूषित कर देती है या पानी को दूषित कर देती है, और ऐसी गंदी जगह पर ये मिलती है जहाँ पर आप मलमूत्र त्यागने के लिए जाते हैं, तो वहां से आपको ये शिष्ट प्राप्त हो जाती है और आपके शरीर में
प्रवेश कर जाती है और आपको भी संक्रमित कर देती है। फिर आपकी ल्यूमेन यानी गुहा में एंजाइम जो ट्रिप्सिन है उसकी मदद से प्रत्येक सिस्ट के बाहर स्थित पुटी दीवार नष्ट हो जाती है, जिससे 4 ट्रोफोजोइट्स आंत्र की गुहा में मुक्त हो जाते हैं और आप फिर से इन्फेक्टेड हो जाते हो। आइए अब देख लेते हैं स्पॉट नंबर 3। स्पॉट नंबर 3 के रूप में दोस्तों हम मरुदविद परिस्थितियों में पाए जाने वाले जंतु के आकार के अनुकूलनों पर टिप्पणी लिखेंगे और उसमें हम ऊंट का एग्जाम्पल लेंगे। फिर से ध्यान रखिएगा, आपको ये कॉपी में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है। आपको डालना है स्पॉटिंग नंबर 3 और उसके बाद में सबसे पहले आप डालेंगे निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे स्पॉटिंग नंबर 3 में दिखाया गया चार्ट ऊंट का है। तो आपको यहाँ पर ऊंट नहीं दिखाया जाएगा लैब में, आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा, उस चार्ट में ऊंट बना होगा और कहा जाएगा कि ये आपका स्पॉट नंबर 3 है, आप इस पर जो लिखना चाहें वो लिखिए। तो आप सबसे पहला पॉइंट अपना यही लिखेंगे निरीक्षण में। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह एक मरुस्थलीय जंतु है। अब आपने ये तो आइडेंटिफाई कर दिया कि एक मरुस्थलीय जंतु है, तो अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मरुस्थलीय आवास में रहने हेतु ऊंट के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें देखने को मिलती हैं। तो पहली बात कि आंखों में मोटी भौहें देखने को मिलेंगी, लंबी पलकें होंगी, कानों में बाल होंगे तथा नाक पर पर्दे होंगे, जिसकी वजह से जो रेत उड़ती है रेगिस्तान में उससे ऊंट की सुरक्षा होती है। साथ ही साथ जो ऊंट है वो अपनी नासिका को बंद भी कर सकता है, जिससे रेत और धूल के कण उसकी नाक में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो ऊंट में अगली विशेषता है वो है कि ऊंट के जो पैर हैं वो चौड़े और गद्दीदार होते हैं, जिससे वे रेत पर बिना धसे हुए आसानी से चल सकते हैं। आपको एक सुंदर सा डायग्राम भी बनाना है साथ ही साथ, तो आप ध्यान रखिएगा इसका कि आपको डायग्राम भी अच्छे से बनाना आना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके द्वारा उत्सर्जित मूत्र अत्यधिक सांद्र होता है, यानी ये बहुत गाढ़ा मूत्र उत्सर्जित करता है, जिससे कि जल की हानि बहुत ही कम होती है। ऊंट के जो होंठ होते हैं वो मोटे होते हैं, जिसके कारण वे सूखी और कांटेदार रेगिस्तानी वनस्पति को खाने में सक्षम होते हैं। अगला पॉइंट, ऊंट के कुबड़ में 80 पाउंड तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 पाउंड तक जो है फैट संचित रहता है, जिसकी वजह से लंबी यात्रा के दौरान इसको भूख नहीं लगती है और जो एनर्जी इसको चाहिए वो इसी कुबड़ में जो वसा संचित है उसके टूटने से इसको लगातार मिलती रहती है। ऊंट में लंबी आंत पाई जाती है जो उनके द्वारा खाए जाने वाले पदार्थों की हर आखिरी बूंद को अवशोषित करती है। अगला पॉइंट, अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज यानी शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे वनस्पति स्पॉटिंग की। तो जिस तरीके से जंतु स्पॉटिंग में 3 भाग थे, इसी तरीके से वनस्पति स्पॉटिंग में भी 3 ही क्वेश्चन है और उनको भी इसी तरीके से हल करना है। मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ। स्पॉट नंबर 4 में विभिन्न कारकों वायु, कीट, पक्षी के द्वारा परागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलनों का अध्ययन करना। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है मक्का का। हम मक्का में देखेंगे कि उसके पुष्पों में क्या विशेषताएं यानी एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। स्पॉट नंबर 5 में हम देखेंगे प्याज की मुकुल कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की किसी अवस्था का अध्ययन करना। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एनाफेज स्टेज ली है। इसी तरीके से स्पॉट नंबर 6 में हमने यहाँ पर जलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले एक पादप के आकार के अनुकूलन पर टिप्पणी दी है। यहाँ पर हमने यहाँ एग्जाम्पल हाइड्रिल्ला का लिया हुआ है, ये एक जलीय पौधा है। तो आइए अब देखते हैं स्पॉट नंबर 4। मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा कि आपको हेडिंग डालनी है स्पॉट नंबर 4 और ये नहीं लिखना है, केवल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। मक्का में वायु परागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलनों का अध्ययन। आपको शुरुआत यहाँ से करनी है, निरीक्षण से हेडिंग डालेंगे आप और पहला पॉइंट लिखेंगे कि स्पॉटिंग नंबर 4 के रूप में मक्का का नर तथा मादा पुष्पक्रम युक्त पौधा रखा गया है। तो ये पौधा रखा होगा वहाँ पर। इस पौधे के पुष्पों में वायु परागण यानी एयर पॉलिनेशन के लिए पाए जाने वाले अनुकूलनों को दर्शाया गया है। ये आपका मेन पॉइंट है और आपको इसी के बारे में लिखना है। तो आपकी हेडिंग भी यही होगी कि मक्का के पुष्पों में वायु परागण के लिए अनुकूलन। ये आपकी हेडिंग हो गई और पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मक्का का पौधा उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोसियस प्लांट है, यानी ये द्विलिंगी पौधा होता है, लेकिन पौधा द्विलिंगी है लेकिन इस पर जो पुष्प लगते हैं वो एक लिंगी होते हैं।
यानी नर और मादा पुष्प जो है वो अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। पौधे के शीर्ष पर नर पुष्पक्रम तथा नीचे की ओर तथा पार्श्व में मादा पुष्पक्रम देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड के डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, ऊपर की साइड को आपको नर पुष्पक्रम देखने को मिल जाएगा और नीचे की साइड में आपको मादा पुष्पक्रम देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट, मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी यानी स्पेडिक्स होता है जो प्रथुपर्ण यानी स्पेथी द्वारा ढका रहता है। आप मादा पुष्पक्रम को देखिएगा, ये जो है आपको स्पेथी मिल जाएगी, प्रथुपर्ण जिसे बोलते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मादा पुष्पों की वर्तिकाएं यानी स्टाइल्स जो है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती हैं और ये रेशम के धागों के समान हो जाती हैं और ये प्रथुपर्ण से भी बाहर आके एक गुच्छे के रूप में और वायु में लटकती रहती हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो यही गुच्छा है और ये वायु में लटका हुआ है। नर पुष्प जो है वो छोटे होते हैं, आकर्षणहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं और सबसे खास बात ये है, ये बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यही है कि नर पुष्पों के पराग कोशों में असंख्य परागकणों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, परागकण हल्के, चिकने एवं अत्यधिक संख्या में बनते हैं क्योंकि वायु के झोंकों के साथ बहुत सारे परागकण इधर उधर गिर के नष्ट हो जाते हैं और परागण की क्रिया में कुछ ही परागकण भाग लेते हैं। अगला पॉइंट, वायु द्वारा प्रकीर्णित परागकणों में से कुछ परागकण वायु में लटके हुए रोम युक्त वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं और इस प्रकार मक्का में वायु परागण की क्रिया संपन्न होती है। लेफ्ट साइड में दोस्तों ये जो डायग्राम दिया है इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको परागकण बनेंगे और यहाँ से ये नीचे की साइड में गिरते हैं और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी मैंने बताया आपको, ये वही गुच्छा है जो किसका था, वर्तिका का था और वर्तिकाओं के अंतिम सिरे कहलाते हैं वर्तिकाग्र। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ वर्तिकाग्र शब्द है और पीछे जो आपने देखा था वो वर्तिका शब्द है। अगर आप ये ठीक से समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से इसको समझ लीजिएगा कि वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या होते हैं। यहाँ पर आके क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है यानी परागकण है ऊपर से जो आ रहे हैं वो यहीं पर फंस जाते हैं और फिर निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि परागण की एक डेफिनेशन सी बन जाएगी कि नर पुष्प से परागकणों का मादा पुष्प पर पहुंचना परागण कहलाता है। अब देखते हैं स्पॉट नंबर 5। इसमें हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो हमने प्याज की मुकुल कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की किसी अवस्था का अध्ययन करने के लिए लिया है। यहाँ पर हमने एनाफेज अवस्था को लिया है। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको नहीं लिखना है, आपको लिखना है स्पॉटिंग डाल के, स्पॉटिंग नंबर 5 और उसके बाद निरीक्षण से आप शुरू करेंगे। स्पॉटिंग नंबर 5 में सूक्ष्म रस्सी में दिखाई गई स्लाइड अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था फर्स्ट की अवस्था है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे पहचान के लक्षण। ये आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया इसको। तो पहला पॉइंट, इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में सिस्टर क्रोमैटिड्स की एक जोड़ी ही देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट, प्रत्येक गुणसूत्र अपने सजातीय गुणसूत्र साथी से अलग हो जाता है। प्रत्येक द्विसंयोजक के दोनों गुणसूत्रों का विघटन हो जाता है। इस क्रिया को वियोजन यानी डिसजंक्शन कहते हैं। तो डिसजंक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट साइड में मैंने एक डायग्राम भी दिया है दोस्तों, आपको इसे बनाना है। विनिमय की क्रिया पूर्ण हो जाने के कारण गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड्स आनुवंशिकी की दृष्टि से भिन्न होते हैं। सजातीय गुणसूत्र एक दूसरे से तुर्क तंतुओं यानी स्पाइंडल फाइबर के सिकुड़ने के कारण अलग होते चले जाते हैं। एक युग्मक के अलग हुए गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर और दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर गति करता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सभी सेंट्रोमियर्स का विभाजन नहीं होता है तथा सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर होते हैं जबकि भुजाएं मध्य रेखा की ओर होती हैं। ये नोटेबल पॉइंट हैं दोस्तों जो मैंने हाईलाइट किए हैं, आपको भी इनको हाईलाइट करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों की आधी संख्या यानी हैप्लॉइड ही पहुंचती है। आइए डायग्राम में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कहाँ पर क्या लोकेशन है। अभी मैंने सिस्टर क्रोमैटिड्स को बताया आपको कि इसमें
एक गुणसूत्र की ये जो भुजाएं हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भुजाएं कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पर आप गुणसूत्र में देख रहे हैं बीच में आपको एक बिंदी जैसी डार्क कलर की संरचना दिखाई दे रही है, ये सेंट्रोमियर है दोस्तों। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पाइंडल फाइबर्स, तो ये आप देख रहे हैं जो संरचना है ये छोटी छोटी सी, ये सब स्पाइंडल फाइबर्स हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये ध्रुव है, एक ध्रुव ये हो गया और एक ध्रुव ये हो गया। और ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये वाली, ये संरचना सेंट्रोसोम है। आइए अब देख लेते हैं स्पॉट नंबर 6। जलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले एक पादप के आकार की अनुकूलनों पर टिप्पणी लिखे। यहाँ पर हमने हाइड्रिला प्लांट का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो सबसे पहले स्पॉटिंग की हेडिंग आएगी और आपको ये नहीं लिखना है। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे निरीक्षण, और निरीक्षण में स्पॉटिंग नंबर 6 में दिखाया गया स्पेसिमेन हाइड्रिला पौधे का है, ऐसा आप उसमें लिखेंगे। उसके तुरंत बाद ही हेडिंग डालेंगे आप पहचान के लक्षण। तो आपको पहचान के लक्षण लिखने हैं। उसमें नंबर 1, यह एक जलीय पौधा है जो ताज़ा पानी के स्रोतों जैसे नहरों, झरनों, तालाबों, झीलों, नदियों आदि में जल निमग्न अवस्था यानी जल में पूर्ण रूप से डूबी हुई अवस्था में देखने को मिलता है। अब हेडिंग डालेंगे जलीय अवस्था में रहने हेतु अनुकूलन। तो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा आपका ये, संपूर्ण पौधा इसका हरा होता है। तना जो इसका कोमल, लचीला, स्पंजी, लंबा, साखी और हरा होता है। इस पर पतली, छोटी और दांतेदार पत्तियां देखने को मिलती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों साइड बाई साइड आप डायग्राम भी देखते रहिएगा। ये इसका तना है जो आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का है। पत्तियां भी आपको ग्रीन दिख रही हैं और पत्तियां छोटी छोटी सी हैं। पत्तियों की विशेषता देख लीजिए, पत्तियां 3-8 की संख्या में चक्रीय क्रम में आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक चक्र की तरह से पत्तियां लगी हुई पाई जाएंगी और हर चक्र में 3 या 8 पत्तियां देखने को मिलती हैं। इनकी यह व्यवस्था जल प्रवाह में बाधक नहीं होती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, एक डायग्राम भी बनाना है, तो मैंने ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जो पत्तियां हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में है। तना आप देखेंगे तो सॉफ्ट और स्पंजी है और रूट्स जो है वो संख्या में कम है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पत्तियों में क्यूटिकल व रंध्रों का अभाव होता है। जड़ें जो है वो अल्प विकसित होती हैं और इनका जो कार्य जो है वो पौधे को जल में स्थिर बनाए रखना होता है। अगला पॉइंट, जल अवशोषण एवं विसरण का कार्य संपूर्ण सतह के द्वारा होता है, क्योंकि पूरा प्लांट ही जो है वो जल में डूबा रहता है। पौधे पर म्यूसिलेजिनस परत पाई जाती है जो इसको जलीय परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होती है और इस पौधे को सड़ने से भी बचाती है। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के पार्ट 3 की, जो कि सत्रीय कार्य संकलन एवं मौखिकी से है। इसके हमने 2 भाग कर दिए। पहला है सत्रीय कार्य संकलन और दूसरा भाग है मौखिकी का। दोनों बराबर अंक के हैं, 2-2 अंक के हैं। तो पहले हम सत्रीय कार्य में देख लेते हैं। हमको दोस्तों ये 3 तरह के वर्क एग्जामिनर को दिखाने होते हैं। पहला अपना फिजियोलॉजी रजिस्टर दिखाना होगा कि वो कंप्लीट है कि नहीं है। दूसरा हमको प्रैक्टिकल फाइल दिखानी है, हमने कौन कौन से प्रैक्टिकल उस फाइल में कर रखे हैं। इसके अलावा आप चार्ट या मॉडल जो है वो बना के लाए होंगे, जिस पर आगे जाके दूसरा जो भाग है इसी सेक्शन का, उसमें मौखिकी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वाय परीक्षक जो आता है वो आपसे प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित मौखिक प्रश्न पूछता है और आपको मौखिक रूप से उनका उत्तर देना होता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से मैंने अपने इस वीडियो में आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी बताया है। पूरा वीडियो काफ़ी लंबा है। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इसका जो पार्ट 2 है उसको भी अवश्य देखिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ही अच्छे से हो जाए और आपको अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। बाद में मुझे थैंक यू कहना न भूलिएगा।